आज से हजारों हजार साल पहले की बात है। एक ऐसा वक्त जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि जिया जा रहा था। तब भारत की इस जमीन पर एक कहानी सांस ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर लिखी गई, गुफाओं में तराशी गई और फिर जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी है हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने एक पूरी तरह बदलती हुई दुनिया में जीना सीखा। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये सवाल हमारी अपनी जड़ों का है। सोचिए, जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, जब बर्फ पिघल रही थी और धरती गर्म हो रही थी, तब भारत के इन जंगलों और मैदानों में कौन लोग थे? वो क्या सोचते थे? वो जीते कैसे थे? और सबसे जरूरी सवाल, उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा? ये शुरुआत थी होलोसीन युग की, मतलब एक बिल्कुल नई दुनिया। जैसे ही बर्फ पिघली ना, भारत का पूरा नक्शा ही बदल गया। जहां पहले बड़े बड़े खुले मैदान हुआ करते थे, वहां अब घने जंगल उगाए थे। नई नदियां बहने लगी थीं। मैमथ जैसे जो बड़े जानवर थे, वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे छोटे, ज्यादा फुर्तीले जानवर। इसका मतलब ये था कि शिकार के पुराने तरीके अब किसी काम के नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर जानते हैं, इसी चुनौती ने इंसानी दिमाग को एक क्रांतिकारी दिशा दी। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसने इस नए दौर में इंसान को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे पहले से कई ज्यादा ताकतवर बना दिया। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स। हिंदी में कहें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सोचिए, हमारे नाखून से भी छोटे, और ये चैल्सेडोनी जैसे कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। अब देखने में तो ये आपको बड़े मामूली लगेंगे, है ना? पर असल में इनका ये छोटा सा आकार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये प्रागैतिहासिक इंजीनियरिंग में एक क्रांति से कम नहीं था। और इन्हें बनाने का जो तरीका था, जिसे फ्लूटिंग तकनीक कहते हैं, वो तो कमाल का था। पहले सही पत्थर चुनो, फिर उस पर बिल्कुल सही जगह और सही ताकत से दबाव डालो, और फिर एक पतली धारदार ब्लेड को बड़ी सफाई से अलग कर लो। इस काम के लिए जबरदस्त हुनर और सब्र चाहिए था, जो ये दिखाता है कि वो लोग अपने काम में कितने माहिर थे। देखिए, इन माइक्रोलिथ्स का असली जादू इनके अकेले इस्तेमाल में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि इन्हें जोड़ा जा सकता था। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फंसाकर बड़े और ज्यादा असरदार हथियार बनाए जाते थे। जैसे कई छोटी छोटी ब्लेड्स को मिलाकर एक भाले की जानलेवा नोक बना दी, या फिर फसल काटने के लिए एक तेज दरांती तैयार कर ली। मतलब हिस्से छोटे छोटे, लेकिन असर बहुत बड़ा। तो औजारों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन्हें इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान हमें उनकी जिंदगी के सबसे निजी, सबसे अनकहे पहलुओं से मिलवाता है। ये हमें उनकी खुशी, उनके गम और उनके संघर्षों की कहानियां सुनाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी इलाकों में सराय नाहर राय और दमदमा जैसी जगहें किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं हैं। यहाँ जो खुदाई हुई, उसने हमें मध्य पाषाण काल के लोगों की जिंदगी की एक ऐसी झलक दी है जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। सराय नाहर राय में मिले सबूत एक बहुत ही कठोर सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं। यहीं पर भारत में इंसानी संघर्ष यानी युद्ध के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। एक कंकाल तो ऐसा मिला है जिसकी पसली में पत्थर का एक तीर आज भी फंसा हुआ है। ये हमें बताता है कि उनकी जिंदगी का संघर्ष सिर्फ शिकार और प्रकृति से नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी था। लेकिन दमदमा की साइट पर एक ऐसी खोज हुई जिसने हमें उनकी जिंदगी के एक और पहलू से मिलाया। एक ऐसा पहलू जो संघर्ष से ज्यादा जुड़ाव की कहानी कहता है। यहाँ पुरातत्वविदों को एक ही कब्र के अंदर एक साथ दफनाए गए 4 इंसानों के कंकाल मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक परिवार था जिसे एक साथ दफनाया गया, या फिर ये किसी हमले या किसी बीमारी जैसी किसी बड़ी त्रासदी का नतीजा था? इसका पक्का जवाब तो शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये खोज एक बात साफ करती है। ये बताती है कि उन लोगों के बीच सामाजिक बंधन कितने गहरे थे, इतने गहरे कि मौत के बाद भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। पर उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष और मौत तक ही सीमित नहीं थी। हमें एक भरे पूरे सामाजिक जीवन के सबूत भी मिलते हैं। शवों को गहनों के साथ बड़े व्यवस्थित तरीके से दफनाया जाता था। घरों में गर्द चूल्हों के निशान मिले हैं, मतलब वो खाना पकाते थे। उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया, जो शायद शिकार में उनका पहला साथी बना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तीर कमान जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जिंदा रहना एक बात थी,
लेकिन ये पूर्वज सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो अपनी दुनिया को समझना भी चाहते थे। अपने अंदर की भावनाओं को, अपने डर को, अपनी उम्मीदों को एक आवाज देना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा जरिया चुना जो आज तक हमारे साथ है, कला। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं किसी अजूबे से कम नहीं हैं। ये हजारों साल पुरानी एक आर्ट गैलरी है, जिसकी खोज महान पुरातत्वविद वीएस वाकणकर ने की थी। यहाँ की चट्टानों पर हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से अपनी दुनिया की तस्वीरें बनाई, जो आज भी उतनी ही जिंदा लगती हैं। और ये तस्वीरें, ये हमें सीधे उनके मन के अंदर झांकने का मौका देती हैं। उन्होंने सिर्फ जानवरों के चित्र नहीं बनाए, नहीं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी दुनिया को पत्थर पर उतार दिया। एक तरफ हम देखते हैं कि लोग मिलकर नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ गैंडे जैसे विशाल जानवर के शिकार का रोमांच है। सच कहूं तो ये पेंटिंग्स भारत के इतिहास का पहला अध्याय हैं। इनमें शिकार के वो रोमांचक दृश्य हैं, त्योहारों और रीति रिवाजों के पल हैं, युद्ध की कड़वी हकीकत है और परिवार के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी झलकियां भी हैं। ये उनकी आंखों से देखी गई उनकी अपनी दुनिया की कहानी है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये उनकी यादें थीं, उनके विश्वास थे, उनका जादू था, जिसे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए पत्थर पर अमर कर दिया। ये वो पल था जब इंसान ने पहली बार अपनी आत्मा को, अपनी कहानी को दर्ज करना शुरू किया था। तो आखिर में सवाल ये है कि हजारों साल के इस लंबे फासले पर खड़े ये लोग, हमारे ये प्राचीन पूर्वज, हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए? उनकी दुनिया तो कब की खत्म हो गई, लेकिन क्या उसका कोई हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है? उनकी विरासत इस उपमहाद्वीप की नींव का वो पहला पत्थर है। उन्होंने तीर कमान से शिकार में क्रांति ला दी, उन्होंने पशुपालन की जमीन तैयार की, उन्होंने व्यवस्थित अंतिम संस्कारों की शुरुआत की, वो कला के जरिए भारत के पहले कहानीकार बने और उन्होंने ही पहले बड़े समुदायों की रचना की। उनकी दुनिया हमें आज बहुत दूर की लगती है ना? लेकिन उनकी विरासत हमारी इसी जमीन में, हमारे भूगोल में और शायद किसी न किसी रूप में हमारे अंदर भी लिखी हुई है। भीमबेटका की उस चट्टान पर बना वो हाथ आज भी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है, नहीं? क्या उन पहले कलाकारों और योद्धाओं की कहानी वहीं पर खत्म हो गई थी, या फिर हमारी कहानी की शुरुआत ही असल में उन पत्थरों से हुई थी?